नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी एक क्रम से पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और गलती कहाँ पे हो रही है। तो जहाँ पे भी गलती हो रही है उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का डायरेक्ट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी तैयारी आप करना चाहते हैं वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए कि पीगू की बात हो रही है। तो पीगू का ये विचार है कि रोजगार मौद्रिक मजदूरी पर निर्भर करता है और इसे मजदूरी कम करके पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? तो देखिए, अगर जो आपने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पीगू को भी पढ़ा होगा। पीगू क्या बोलते हैं? पीगू कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होती है, लेकिन किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में अगर जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ता है, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर बढ़ता है, अर्थात लोगों के रोजगार में कमी आती है, तो बेरोजगारी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। मौद्रिक मजदूरी में क्या करनी चाहिए? कटौती करनी चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि पीगू ने कहा था कि देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या आती है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए या बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अर्थात स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। अगला देखिए कि किन्स का यह विचार है कि रोजगार प्रभावी मांग के स्तर पर निर्भर करता है,
जिसे मौद्रिक मजदूरी को बदले बिना बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, किन्स ने ये बात कही थी ना। किन्स आपके अगर जो प्रभावी मांग की अवधारणा को आपने पढ़ा है तो किन्स साहब ये कहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में अगर जो हमें रोजगार को बढ़ाना है तो रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना होगा। और प्रभावी मांग कैसे बढ़ेगा? प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि व्यक्तिगत आय 57,000 रुपए है और व्यक्तिगत आयकर 9,000 रुपए है, उपभोग 43,000 रुपए है, ब्याज भुगतान 10,000 है, व्यक्तिगत बचत 40,000 है, तो प्रयोज्य निजी आय क्या होगा? अब बताइए, आपको पता होना चाहिए कि निजी आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जो आपको निजी आय निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो निजी आय, प्रयोज्य निजी आय का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो निजी आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो निजी आय इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, यही तो होता है ना निजी आय। अगर जो आपकी निजी आय निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे कि जो आपकी व्यक्तिगत आय, जैसे मान लीजिए कि आपकी व्यक्तिगत आय 100 रुपए है और 100 रुपए में से 20 रुपए आप अप्रत्यक्ष कर के रूप में दे रहे हैं। सॉरी, अप्रत्यक्ष कर नहीं, प्रत्यक्ष कर होना चाहिए, सॉरी प्रत्यक्ष कर होना चाहिए, है ना। तो अगर जो 100 रुपए आपकी व्यक्तिगत आय है और उसमें से 20 रुपए आपने प्रत्यक्ष कर के रूप में दे दिया है तो इजी सी बात है, आपकी निजी आय कितनी होगी? 80 रुपए की हो जाएगी। तो निजी आय आपकी जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा देने पे हमें निजी आय पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि निजी आय क्या है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत आय कितना दिया गया है? व्यक्तिगत आय दिया गया है 57,000 रुपए, ठीक है। प्रत्यक्ष कर कितना दिया गया है? प्रत्यक्ष आयकर कितना दे दिया गया है? 9,000 दे दिया गया है। तो अब चलिए व्यय, हाँ निजी व्यय, निजी आय निकाल लेते हैं। तो निजी आय का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, निजी आय इज इक्वल टू क्या होता है? व्यक्तिगत आय। और व्यक्तिगत आय कितना यहाँ पे दिया गया है? व्यक्तिगत आय यहाँ पे दिया गया है 57,000, 57,000 व्यक्तिगत आय दिया गया है। और व्यक्तिगत आय सॉरी व्यक्तिगत आयकर कितना दिया गया है? ये आपका 9,000 दिया गया है। तो कितना उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी 48,000, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे उपभोग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ब्याज भुगतान का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बचत का कोई मतलब नहीं है। बस आपको इस प्रश्न में ये जानना था कि निजी आय किसके बराबर होता है। तो जब निजी आय आपको निकालना होगा तो निजी आय का फॉर्मूला क्या होता है? निजी आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय और उसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तो जो व्यक्तिगत आय दिया गया है वो कितना दिया गया है? 57,000 दिया गया है। और प्रत्यक्ष कर कितना दिया गया है? 9,000 दिया गया है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो निजी आय आपकी कितनी निकल जाएगी? 48,000 रुपए निकल जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार उपभोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? या जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार उपभोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। जीवन चक्र परिकल्पना ये सिद्धांत किसने दिया था? जीवन चक्र परिकल्पना ये सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मोदी गिलियानी के द्वारा दिया गया था, है ना। और मोदी गिलियानी ने ये कहा था कि देखिए, हाँ, मोदी गिलियानी ने ये कहा था कि देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जो परिसंपत्ति का सृजन करता है ना, उसके आधार पे उसका उपभोग व्यय निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए मोदी गिलियानी ने जब जीवन चक्र परिकल्पना दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जो कोई
ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति अगर जो है, तो मान लीजिए कि 25 वर्ष की अवस्था में उसने अपने 25 वर्ष की अवस्था में अस्पताल बना दिया, एक प्राइवेट अस्पताल बना दिया, ठीक है। उसने 35 साल की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में उसने मान लीजिए कि एक स्कूल बना दिया, प्राइवेट स्कूल बना दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि 45 साल की अवस्था में उसने क्या कर दिया कि एक फर्म स्थापित कर दिया जो कोई वस्तु का उत्पादन करती है। तो एक व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी में जो जिन परिसंपत्तियों का सृजन करता है, उसी परिसंपत्तियों के आधार पे उसका उपभोग व्यय निर्धारित होता है। अर्थात वर्तमान में उसकी आय कितनी है ये बात डिपेंड नहीं करता है। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जो संपत्ति का निर्माण किया है, उसी संपत्ति के आधार पे उसका उपभोग निर्धारित होता है। और यही बात जीवन चक्र परिकल्पना के अंतर्गत मोदी गिलियानी ने कही थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इस सिद्धांत से संबंधित है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं पैदा करती है, एवं पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। किसने कहा था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है? तो इजी सी बात है भाई, ध्यान रखिएगा, इजी सी बात है। जेबीसी ने बोला था ना, जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, स्वयं करती है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं। और किन्स साहब के स्टेटमेंट को भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। किन्स साहब ने कहा कि पूर्ति अपने मांग का सृजन नहीं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। तो जो जेबीसी ने बोला था उसका ठीक उल्टा किन्स ने बोला है ना। जेबीसी ने बोला कि पहले पूर्ति होगा तब मांग होगा, लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, पहले मांग होगा तब पूर्ति होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा कि जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, लेकिन वही किन्स जब आए तो किन्स साहब आपको पता ही है कि किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं, और किन्स साहब कहते हैं कि नहीं भैया, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि त्वरक मॉडल पूर्व अनुमान लगाता है कि निवेश में परिवर्तन से क्या होगा। त्वरक मॉडल क्या बताता है, बताइए। त्वरक मॉडल बताता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। बार बार आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन के द्वारा दिया गया था, ऑस्ट्रेलियन के द्वारा दिया गया था, है ना। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया। तो विकसित किया गया जेबी क्लार्क के द्वारा, जेबी क्लार्क के द्वारा। त्वरक क्या बताता है, त्वरक क्या बताता है, डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई, बताइए। तो त्वरक क्या कहते हैं कि आय या उत्पादन में होने वाली वृद्धि से निवेश में कई गुना वृद्धि होती है। कि अर्थव्यवस्था में अगर जो उत्पादकता का स्तर बढ़ता है या आय का स्तर बढ़ता है तो इससे निवेश में क्या होगा, कई गुने की वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उत्पादन के परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात ये जो डेल्टा आई है ना, ये आय को बताता है, आय को। और आय के साथ साथ इन्होंने उत्पादन शब्द का भी प्रयोग किया था। तो इसलिए देख लीजिए, अमूमन आप जब देखते हैं पेपर में तो उत्पादन नहीं दिया रहता है, आय ही दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे आय ना दे करके उत्पादन दे दिया गया है, क्योंकि जब उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है उससे आय ऑटोमेटिक क्या होगी, निर्धारित होगी। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन के द्वारा दिया गया था। त्वरक की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया था, जेबी क्लार्क के द्वारा विकसित किया गया था।
और त्वरक क्या बताता है? तो त्वरक बताता है कि आय या उत्पादन में होने वाली वृद्धि के आय या उत्पादन में होने वाली वृद्धि से निवेश स्तर में क्या होगी? वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बेसिकली सही है। अगला प्रश्न है कि यदि डेल्टा वाई राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन तथा के गुणक मूल्य है तो इसका संबंध किस तरीके से लिखा जाएगा? चलिए अब वहां पे तो त्वरक की बात हो रही थी, अब यहाँ पे गुणक की बात हो रही है। तो अब आपको गुणक की, अब यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये भी बात पता होनी चाहिए कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आर.एफ. कोहन ने दिया था। रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? आर.एफ. कोहन के द्वारा दिया गया था। आर.एफ. कोहन के द्वारा दिया गया था। और रोजगार गुणक क्या होता है? तो आर.एफ. कोहन ने कहा था कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्तर में रोजगार बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके रोजगार में कई गुने की वृद्धि होती है। और वहीं गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किन्स को जाता है। और किन्स ने निवेश गुणक की बात की थी, निवेश गुणक की बात की थी। और निवेश गुणक क्या होता है? निवेश गुणक ये कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाएगा तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ेगा उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। तो बता दीजिए कि क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी कह रहे हैं कि सर जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू के, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर में बार बार पूछा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आर.एफ. कोहन के द्वारा दिया गया। रोजगार गुणक क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में रोजगार बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आती है। और दूसरा, गुणक की अवधारणा को विकसित करने का कार्य किसको जाता है? तो निवेश गुणक के रूप में किन्स ने विकसित किया। निवेश गुणक क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ाया जाता है तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ता है उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि त्वरक मॉडल पूर्वानुमान लगाता है कि निवेश में परिवर्तन। अच्छा, इसको तो अभी हम लोग कर लिए ना, ऑप्शन नंबर डी तो अभी किया गया था। अगला, कथन और कारण, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कथन और कारण। चलिए, हरीश जी, गुंजन मौर्य जी, ज्योति चौरसिया जी, नौशाद अली जी, भगवंती जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, अगर जो स्फीतिक अंतराल की बात, आप स्फीतिक अंतराल पढ़े होंगे, अर्थात स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। और स्फीतिक अंतराल का मतलब क्या होता है? तो अब इसके लिए आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पहले समझना चाहिए। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने पूर्ण रोजगार की बात की थी, जिसमें एडम स्मिथ आते हैं, जिसमें जेविसे आते हैं, जिसमें आपके डेविड रिकार्डो आते हैं। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का क्या मतलब होता है? पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि आपके अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के संसाधन है, चाहे भौतिक संसाधन है, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधन है, तो हम अपने संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, अर्थात अब और उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन किन्स साहब कहते हैं कि अरे भैया, आप उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी ना। तो एक तरफ मांग बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप उत्पादन बढ़ा ही नहीं पा रहे। तो ये जो गैप उत्पन्न हो रहा है, इसे ही उन्होंने क्या कहा था?
स्फीतिक अंतराल कहा था। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात उत्पादन को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो कहते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ेगी ना भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अतिरिक्त मांग होगा, और अतिरिक्त मांग होगा और उत्पादन बढ़ेगा नहीं, तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, और जब मांग ज्यादा हो जाएगा तो उसके बीच का जो अंतराल होगा वही स्फीतिक अंतराल होगा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कथन ए, अतिरिक्त मांग मुद्रा की पूर्ति की दुर्लभता के कारण होती है। नहीं भैया, अतिरिक्त मांग मुद्रा की पूर्ति की दुर्लभता के कारण नहीं होती है, बल्कि अतिरिक्त मांग जनसंख्या बढ़ने के कारण होती है। किसके कारण होती है? जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर ए सही है, आर गलत है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल अर्थात ग्रास योग व शुद्ध योग के बीच के अंतर को बताता है? अब यहाँ पे दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक पता ये होना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, और दूसरी बात पता होनी चाहिए कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। कापी पेन हो तो थोड़ा लिखा करिए आप लोग भी, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला होता है निवल राष्ट्रीय उत्पादन प्लस घिसावट व्यय। निवल राष्ट्रीय उत्पादन प्लस घिसावट व्यय। अब घिसावट व्यय क्या होता है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत बार मैंने बताया आपको, जो टूट फूट होता है घिसावट व्यय, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, पक्षांतर कर दीजिए। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। पक्षांतर कर दीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस, अब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? घिसावट व्यय माइनस घिसावट व्यय। तो अब बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय तो बच्चों वाली बात होती है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उस अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उत्पादन के दौरान पूंजीगत पदार्थों में होने वाली घिसावट व्यय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी अस्थायी पूंजी के उपभोग के मूल्य की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग थियरी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से सही कथन का चुनाव करिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और निम्नलिखित कथनों पे विचार करके सही का चुनाव करिए। सो इजी सी बात है, अगर जो आपने किन्स को पढ़ा है तो किन्स ने क्या कहा था कि बांड और ब्याज में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। बांड और ब्याज में विपरीत संबंध होता है, अर्थात अगर जो बॉन्ड की कीमत बढ़ रही है, अगर जो बॉन्ड की कीमत में वृद्धि आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर में कमी आएगी। ब्याज दर में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। बॉन्ड की दर में वृद्धि हो रही है तो ब्याज दर में कमी आएगी, पहली बात ये भी ठीक है। और दूसरी बात ये भी सही है कि अगर जो बॉन्ड की कीमत में कमी आ रही है, अगर जो बॉन्ड की कीमत में कमी आ रही है तो ब्याज दर में वृद्धि होगी। ये बात किन्स के द्वारा कही गई थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया।
आगे बढ़िए, दूसरा देखिए कि व्यक्तिगत आय पर कर प्रयोज्य आय को कम कर देता है। अभी तो आपने देखा कि व्यक्तिगत आय जो आपकी निजी आय होती है ना, उसमें से जब हम कर को घटा देते हैं तो हमें आपकी व्यक्तिगत जो आपकी निजी आय होती है, और जो आपकी निजी आय होती है वो किसके बराबर होती है? आपकी व्यक्तिगत आय माइनस प्रयोज्य कर के। तो कर को जब घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत आय कर आय को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो बात तो आपकी ये भी ठीक है। से के नियम के अनुसार मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। नहीं भैया, से ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं नहीं करती है। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ये बात तो किन्स के द्वारा कही गई थी ना, कि जेबी से ने बोला था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर 1 और 2 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस किस को स्थूल मुद्रा अर्थात विस्तृत मुद्रा M3 में सम्मिलित किया जाता है? M3 में किसे किसे सम्मिलित किया जाता है? अब आपको याद आना चाहिए M0 क्या होता है, जिसे हम लोग आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। इसका संबंध किससे है? रेड्डी समिति से है। फिर आपको याद आना चाहिए M1, M2, M3, M4, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चक्रवर्ती समिति से। M1 क्या होता है? M1 सबसे ज्यादा तरल होता है। M4 क्या होता है? सबसे कम तरल होता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, अगर जो आपने विस्तृत मुद्रा के बारे में पढ़ा होगा, M3 के बारे में पढ़ा होगा, तो लोगों के पास जो करेंसी होती है उसे M3 में शामिल किया जाता है। बैंकों के पास मांग जमा, इसे भी शामिल किया जाता है। बैंकों के पास मियादी जमा, इसे भी शामिल किया जाता है। और भारतीय बैंक के पास अन्य जमा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब जिन लोगों को नई थियरी पता होगी, तो एक लाइन में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये M1, M2, M3, M4 क्या है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी मुद्रा डाली गई है, तो मुद्रा को एक कोड के रूप में प्रस्तुत किया गया है M1, M2, M3, M4। M1 में जैसे नोट व सिक्के आते हैं, उसी तरीके से M3 में क्या आते हैं? लोगों के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास मियादी जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि किन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक तरलता अधिमान का अर्थ है? चलिए बताइए कि किन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक तरलता अधिमान का अर्थ है? किन्स ने क्या बोला था? तो अब आपको यहाँ पे 3-4 बातें पता होनी चाहिए कि किन्स ने कहा था कि देखिए भैया, मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है ना? मुद्रा की मांग जो होती है वो 3 कारणों से होती है। अगर जो मैं आपसे पूछूं, अभी आपसे मैं पूछूं कि आप मुद्रा की मांग क्यों करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हमको वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है, इसीलिए हम मुद्रा की मांग करेंगे। लेकिन किन साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, जो लोग होते हैं, वो मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं। पहला, लेन देन करने के लिए। लोग पैसे की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं को क्या कर सके? लेन देन कर सके, ठीक है, विनिमय कर सके। दूसरा, लोग मुद्रा की मांग किस लिए करते हैं? पूर्व उपाय उद्देश्य के लिए। पूर्व उपाय उद्देश्य, जिसे उन्होंने क्या कहा? वर्षा दिवस का। जिसे उन्होंने क्या कहा? वर्षा दिवस। तो वर्षा दिवस या पूर्व उपाय उद्देश्य का मतलब ये होता है कि किन्स ने कहा कि देखिए भैया, लोग मुद्रा की मांग इसलिए भी करते हैं ताकि वर्तमान में तो वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक समय आए कि जब वो पैसा न कमा पाए। तो लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं कि जब भविष्य में वो पैसा नहीं, उन्हें आय अर्जित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में इस पैसे का प्रयोग करके वो वित्तीय संकट से निपट पाएंगे। और तीसरा, लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? सट्टा खेलने के लिए। तीसरा, लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? सट्टा के लिए। सट्टा को मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कौन है? तो सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग, ठीक है, क्रांतिकारी तत्व। ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब तरलता अधिमान की बात हो रही है, तो तरलता अधिमान क्या बताता है? तो तरलता अधिमान सिद्धांत ये बताता है कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है ना, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण ब्याज दर में एक निश्चित सीमा तक कमी आती है,
लेकिन ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि परिसंपत्तियों जैसे बांडों और प्रतिभूतियों को जो कि तरल है अपने पास रखने के अधिमान होते हैं, और वो ये देखते हैं कि जब उन्हें बांड से कम लाभ होता है तो वो बांड को अपने पास रखे रहते हैं या मुद्रा को अपने पास रखे रहते हैं, और वो इस बात का इंतजार करते हैं कि भविष्य में चल करके क्या होगा, भविष्य में चल करके जब ब्याज की दर बढ़ेगी तब हम अपनी मुद्रा की मात्रा को निकालेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्याज के ऋण योग्य निधि सिद्धांत के अंतर्गत ऋण योग्य निधि की पूर्ति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। ब्याज का ऋण योग्य निधि सिद्धांत किसने दिया था, कोई बताएगा किसने दिया था? तो विक्सेल के द्वारा दिया गया था ना। किसके द्वारा दिया गया था? विक्सेल साहब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विक्सेल के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने क्या कहा था कि ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों पे डिसाइड करता है। ठीक है, ब्याज दर का निर्धारण कहाँ पे होगा? मुद्रा की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, अर्थात अगर जो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी अर्थव्यवस्था में, लोग मुद्रा की मांग अगर जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर ज्यादा होगी। ठीक है, ब्याज दर ज्यादा होगी। और अगर जो मुद्रा की मांग कम होगी अर्थव्यवस्था में तो जाहिर सी बात है कि जब लोग कम मांग करेंगे तो ब्याज दर कम 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 होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे दो बातें थोड़ा और ध्यान से समझिएगा आप लोग कि विक्सेल साहब ने जो ऋण निधि सिद्धांत बताया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि मुद्रा की जो मांग होती है ना वो किन किन कारणों से होती है। तो उन्होंने तीन बात बताई थी, जैसे किन्स ने बोला ना कि मुद्रा की मांग तीन कारणों से होती है, उसी तरीके से विक्सेल ने भी कहा था कि मुद्रा की मांग तीन कारणों से होती है। पहला, उपभोग के लिए मांग, लोग उपभोग करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा, आवास निर्माण के लिए मांग। और तीसरा, नगदी को अपने पास रखने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। और फिर मुद्रा की पूर्ति क्यों होती है? तो मुद्रा की पूर्ति भी जो होती है वो भी तीन कारणों से होती है। उसमें समसामयिकी बचतें आती है, संचय आता है, बैंक ऋण आता है और कार्यशील पूंजी आता है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, देखिए सर, समसामयिकी बचतें, कार्यशील पूंजी और बैंक ऋण। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी, थियरी जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति उस अवधि के दौरान होती है जब उधार ग्रहता और उधारदाता मुद्रा स्फीति की अपेक्षा करते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो अब पता है यहाँ पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न आसान है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा कठिन है। कैसे कठिन है? अब आपको कॉन्सेप्ट कौन सा पता होना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब मुद्रा स्फीति आती है, तो मुद्रा स्फीति जब आती है तो क्या होती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो जो उधारदाता होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। और जो उधार ग्रहिता होता है, जो ऋण लिया रहता है, उसको फायदा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज से 20 साल पहले आपने किसी से 100 रुपए उधार लिया था, तो आज से 20 साल पहले 100 रुपए में आप बहुत सारी चीजों को खरीद सकते थे। लेकिन अब वही 100 रुपए अगर जो आपको किसी ने वापस कर दिया है तो 100 रुपए में अब आप कम वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने ऋण लिया था वो तो 20 साल पहले 100 रुपए से कई सारी वस्तुओं को खरीद लिया, लेकिन जब अब वो ऋण जब वापस दे रहा है तो चूंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और जब महंगाई बढ़ गई है तो इजी सी बात है
कि अब वो कम वस्तुओं को खरीद पाएगा क्योंकि मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि मौद्रिक ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आई है, और जब मुद्रास्फीति आई है तो इजी सी बात है कि मुद्रा की वैल्यू गिरेगी, और जब मुद्रा की वैल्यू गिरेगी तो मौद्रिक ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया जो यह बताता है कि ब्याज की दर मुद्रा के लेन देन मांग का एक कारक है। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था ये बात। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप नौकरी प्राप्त करेंगे, है ना? तो वही तो अपेक्षा होता है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। सो ऑप्शन नंबर ए बॉमल और टोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बामल और टोबिन का ये कहना था, ध्यान रखिएगा कि बॉमल और टोबिन का ये कहना था कि जो ब्याज की दर का निर्धारण होता है ना, ये आय पे निर्भर नहीं करता है। किसने कहा था कि ब्याज के दर का निर्धारण आय पर डिपेंड करता है? ये बात किसने कही थी? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर जो हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो बॉमेल और टोबिन ने कहा था कि जब ब्याज दर का निर्धारण होता है ना, तो उसमें आय निर्भर नहीं करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्भर करती है, ठीक है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो बॉमेल और टोबिन ने कहा था कि देखिए भैया, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग ज्यादा है, अर्थात लोग मुद्रा की मांग ज्यादा कर रहे हैं, लोग ज्यादा ऋण मांग रहे हैं, तो जब लोग ज्यादा ऋण मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में है। जैसे मान लीजिए सबको ऋण की जरूरत है, तो अब जो ऋण देगा वो चाहेगा ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, तो पहली बात तो ये भी ठीक होगी। दूसरी बात ये भी सही हो जाएगी कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग कम है, अर्थात लोग ऋण कम मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जब ऋण कम मांगा जा रहा है तो ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और प्रतियोगी बाजार में करापात पर क्या असर पड़ता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से करिएगा। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्लीट आपको थियरी इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार थियरी आवश्यक रूप से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सभी अर्थशास्त्रियों का नाम ही नहीं पता होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस पढ़ाई जा रही है, तो आप एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस को पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स दे रहा हूँ सिंपल सटीक साधारण भाषा में। एक तरफ आप थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। 1 घंटे कम से कम रोज नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। लेकिन जब टेस्ट दीजिए जो गलती जहाँ पे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को पहचानिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। और जो जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका डायरेक्ट वहां से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको केवल 1 टाइम फीस सबमिट करनी है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है?
तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, तो देखिए एक प्रतियोगी बाजार में अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि अगर जो मांग बेलोचदार होता है, अर्थात अगर जो क्रेता अर्थात उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो कर का पूरा भार किसके ऊपर पड़ेगा? क्रेता के ऊपर पड़ेगा। जैसे नमक है, तो नमक की कीमतों को अगर जो बढ़ा भी दिया जाए तो क्या आप नमक की मांग को परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर जो मांग बेलोचदार है तो कर का पूरा भार किसके ऊपर पड़ेगा? क्रेता के ऊपर पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो मांग लोचदार है, अर्थात बाजार में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पे आप उस वस्तु की मांग को बदल सके, अर्थात उसकी जगह पे दूसरी वस्तु का आप इस्तेमाल कर सके, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता कभी नहीं चाहेगा कि उसके ग्राहक उसके पास से भागे। तो मांग लोचदार होगा तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा। विक्रेता वहन करेगा। तो क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य बराबर बराबर भागेगा, बराबर बराबर बटेगा, देयर इज नो डाउट। अगला है कि यदि पूर्ति की लोच बढ़ती है तो क्रेताओं पर बढ़ता है। ठीक है, यदि पूर्ति की लोच मतलब उपभोक्ता अपने पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि क्रेताओं के ऊपर क्या पड़ेगा? कर का भार पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। यदि मांग की लोच शून्य है तो वह पूरी तरह क्रेताओं के द्वारा वहन किया जाएगा। तो बात तो ये भी ठीक है कि मांग की लोच शून्य है, अर्थात मांग की लोच अगर जो बेलोचदार है, वही तो मैं बता रहा था कि मांग की लोच शून्य अर्थात मांग बेलोचदार है तो कर का पूरा भार क्रेता वहन करेगा और लोच से स्वतंत्र होता है। नहीं भैया, जो कर का भार वितरित होता है वो लोच के आधार पर वितरित होता है, स्वतंत्रता वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्शल लर्नर दसाइया बताता है कि विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहेगा यदि आयातों की मांग की कीमत लोच और निर्यातों की मांग की कीमत लोच का योग होगा। चलिए, अब मार्शल लर्नर ने क्या बोला था? तो मार्शल लर्नर ने अवमूल्यन के 3 शर्तों को दिया था कि जब अवमूल्यन होगा तो उसके 3 शर्त होंगे और वो 3 शर्त बताएगा आपको कि कब आप अवमूल्यन से आपको लाभ होगा, कब आपको नुकसान होगा और कब स्थिरता होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मार्शल लर्नर ने विदेशी मुद्रा बाजार में अवमूल्यन के सफल होने की 3 शर्तों को बताया था। तो पहली शर्त तो उन्होंने ये बताया था कि जब अवमूल्यन होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है। भारत में अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। ठीक है, 1991 में। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि जानबूझ करके आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को जानबूझ करके आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करते हैं। जानबूझ के आप अपने मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, जिससे आपके निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जिससे आपके क्या होते हैं? निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात क्या होते हैं? आयात महंगे हो जाते हैं। आयात महंगे हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्शल लर्नर शर्त की तरफ। तो इन्होंने 3 शर्तों को दिया था। तो पहली शर्त में उन्होंने बताया था कि पहली शर्त में बताया था कि अगर EX प्लस EM ग्रेटर देन 1 के होगा, तो इससे अवमूल्यन से देश में क्या होगा? सुधार होगा। अवमूल्यन से क्या होगा? देश में सुधार होगा। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बताया था कि अगर EX प्लस EM इज इक्वल टू 1 के होगा, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ सुधार नहीं होगा, स्थिरता रहेगी। अवमूल्यन से जैसी चीजें पहले थी वैसी रहेंगी। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बताया था कि अगर जो EX प्लस EM अगर जो लेस देन 1 के होगा, तो इससे अवमूल्यन से कोई सुधार नहीं होगा, अर्थात इसका भुगतान संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें EX क्या है, EM क्या है। तो EX EM यही आयातों की मांग की कीमत लोच और निर्यातों की मांग की कीमत लोच है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि स्थिर रहेगा, तो स्थिरता वाला यही कंडीशन है ना, तो ये क्या होगा, इकाई के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें आपको ढंग से याद रखनी है कि अवमूल्यन भारत में अभी तक कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, 1949, 1966, 1991। अवमूल्यन में क्या होता है कि जानबूझ करके आप अपने देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, जिससे निर्यात आपके सस्ते हो जाते हैं, आयात आपका महंगा हो जाता है। मार्शल लर्नर ने भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए अवमूल्यन की 3 शर्तों को बताया। पहली शर्त है EX प्लस EM जब ग्रेटर देन होगा तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा EX प्लस EM जब बराबर होगा 1 के तो इससे स्थिरता का बोध होगा। और तीसरा EX प्लस EM जब लेस देन 1 के होगा तो इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेबिस सीगर परिकल्पना निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखता है। प्रेबिस सीगर परिकल्पना, ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है। प्रेबिस सीगर परिकल्पना इजी सी बात है। प्रेबिस सीगर परिकल्पना अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो एक लाइन में बता रहा हूं, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, बस मेरी बात को सुन लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। प्रेबिस सीगर परिकल्पना हमें ये बताता है कि देखिए भैया, हाँ क्या हुआ, ठीक है। प्रेबिस सीगर परिकल्पना हमें ये बताता है कि जब कोई विकासशील देश विकासशील देश विकासशील देश जब कोई विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, विकसित देश से व्यापार करता है तो उससे विकासशील देश को नुकसान पहुंचता है। अब क्यों विकासशील देश को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि चूंकि विकासशील देश है तो इसके पास टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं। अगर जो टेक्नोलॉजी रहती तो ये विकासशील क्यों रहता है, ये तो फिर विकसित हो जाता। तो जो विकासशील देश होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास कच्चे माल होते हैं, उनके पास कच्चे माल होते हैं। और जो विकसित देश होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित देश को कच्चे माल का निर्यात करते हैं। वो क्या करते हैं, कच्चे माल का निर्यात करते हैं, क्योंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो विकासशील देश के पास जो कच्चे माल होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का वो क्या करता है, निर्यात करता है। और जब वो ऐसा दीर्घ काल तक करता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि विकासशील देश में कच्चे माल समाप्त हो जाएंगे और वो फिर विकासशील देश क्या हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं निर्यात करने का, और उससे क्या होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा, अर्थात गलत प्रभाव पड़ेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि कम कम विकसित देशों की आयात निर्यात स्थिति को, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला, टैरिफ को लगाना, टैरिफ लगाने वाले देश में आय वितरण का बदलाव दुर्लभ उपादान के पक्ष में और बाहुल्य उपादान के विपक्ष में करेगा, इसे किस रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, हरीश जी, शुभांकर कश्यप जी, तस्नीम जी, सुनीता शर्मा जी, राकेश जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, गुंजा जी, ठीक है, पारस कुमार जी, रितिका यादव जी, ज्योति चौरसिया जी, स्मिता मिश्रा जी, राजन सिंह जी, अक्षय गौरी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है। और जो लोग भी बेल आइकन को नहीं क्लिक किए हैं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो
जितने लोग भी स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय पढ़े होंगे सभी लोग का, ठीक है। तो स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय क्या बताता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक सिद्धांत है। तो ध्यान रखिएगा कि स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार यदि एक देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रशुल्क का सहारा लिया जाता है, स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय बताता है कि यदि एक देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रशुल्क का सहारा लिया जाता है तो प्रशुल्क लगाने वाले देश में आय का वितरण दुर्लभ साधन के पक्ष और तथा बाहुल्य साधन के विपक्ष में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न अल्प रोजगार उस परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जब, प्रच्छन्न अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, बताइए। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ श्रमिकों का कृषि में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है राम, ठीक है, राम नाम के एक व्यक्ति है और राम के पास 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ की उनके पास जमीन है। राम 5 एकड़ पे उत्पादन कर रहे हैं तो 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अब राम की शादी होती है, राम के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम राम ने रख दिया रोहन और दूसरे का नाम उन्होंने रख दिया मोहन। तो रोहन मोहन क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है। तो रोहन मोहन जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो उनको नौकरी मिलती नहीं है। अब जब नौकरी नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि चलो भाई खेती करते हैं। तो अब राम, रोहन और मोहन ये तीनों लोग मिल करके 5 एकड़ भूमि पे उत्पादन करते हैं। तो फिर भी क्या होता है कि 10 ही कुंटल गेहूं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति तो सीमित है ना। ऐसा थोड़ी है कि 5 एकड़ भूमि पे आप 500 लोगों को लगा दीजिए तो आपको बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी, बेरोजगारी की ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ श्रमिकों के काम में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि लोग पूर्णकालिक आधार पर व्यवसाय करते हुए लगते हैं जबकि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्ण काल से कम समय की अवधि आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाइव रेनिस मॉडल निम्नलिखित में से किस एक की व्याख्या करता है? खूबसूरत सा प्रश्न है कि फाइव रेनिस मॉडल किसकी व्याख्या करता है, बताइए भाई। हम्म हम्म क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? फाइव रेनिस मॉडल पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो फाइव रेनिस मॉडल को द्वैध मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और ये मॉडल कृषि और औद्योगिक सेक्टर के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है। तो फाइव रेनिस मॉडल ये बताता है कि देखिए भैया, अगर जो कृषि का विकास होगा तो कृषि का जब विकास होगा तो यहाँ से कच्चे माल निकलेंगे और जब कच्चे माल निकलेंगे तो
उद्योग में जाएंगे, तो जब उद्योग में जाएंगे तो उद्योगों का भी विकास होगा। अर्थात हमें कृषि का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थात प्राइमरी सेक्टर का हमें विकास करना जरूरी है। अगर जो हम अपने देश में उद्योगों हम अपने देश में उद्योगों का विकास चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कृषि का भी विकास करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादकता जो है वो कृषि और उद्योग दोनों से परस्पर संबंधित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में संभव स्वतः ही वृद्धि सुनिश्चित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? अब आप लोग पढ़ते हैं ना कि अगर जो हम ये कहें कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस देश की सभी लोगों की आय बढ़ रही है? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है सर? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना। तो अगर ये प्रति व्यक्ति जो आय है ये औसतता को बताता है, ये नहीं बताता है कि भैया कितने लोग के पास कितना पैसा है। बात तो ये भी सही है कि बहुत कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनके पास भारत के मैक्सिमम पैसा, जिनके पास भारत का मैक्सिमम पैसा है, और वहीं कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी अरेंज करने के लिए पैसा नहीं है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है, तो ध्यान से देखिएगा, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। क्या बोल रहे हैं? तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि आय के वितरण का पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो औसतता को बताती है ना, ये थोड़ी बताती है कि भैया सभी लोगों के पास ऐसा होगा, है ना। ये औसतता को बताती है, तो कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, इस बात का पता नहीं चलता है, देयर इज नो डाउट। समृद्धि का भी पता नहीं चलेगा, बात ये भी ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आपकी समृद्धि का भी पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, एक आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। और यह औसतों की सीमाओं को से प्रभावित होता है, वही तो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 2 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि असंतुलित समृद्धि का सिद्धांत सचेतन तरीके से अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने पे आधारित है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो कारण दिया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास प्रायः दूतगामी विकास की दशाओं को उत्पन्न करता है। चलिए बताइए, असंतुलित विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें सबसे जो प्रमुख थे वो हर्समैन थे, हर्समैन थे। असंतुलित विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया था? तो हर्समैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सीगर साहब, फ्लेमिंग साहब ने इनका क्या किया था? समर्थन किया था। लेकिन हर्समैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में सीमित श्रम है और पूंजी है, अर्थव्यवस्था में सीमित श्रम और पूंजी है। तो ऐसी स्थिति में इस सीमित श्रम और पूंजी को अर्थव्यवस्था के उन्हीं क्षेत्रों में लगाइए जिन क्षेत्रों में लाभ ज्यादा मिलने के चांसेस हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है, तो आपके पास सीमित मात्रा में श्रम व पूंजी है, तो सीमित मात्रा में श्रम व पूंजी को आप उन्हीं क्षेत्रों में लगाइए जिन क्षेत्र में आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है, और जब आपको लाभ मिलने लगे तब जाकर के आप दूसरे क्षेत्र में निवेश करिए, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो असंतुलित समृद्धि का सिद्धांत संचेतन तरीके से अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने पर आधारित है। देयर इज नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। अर्थात आप जहां पे एक क्षेत्र का विकास करिए, दूसरे क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि असंतुलन क्रिएट होगा, देयर इज नो डाउट। विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास, हाँ तो उन्होंने बोला ना कि देखिए भैया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे आप निवेश करिए तो असमान विकास होगा ही होगा।
सो बात सही हो जाएगी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता एवं एक विक्रेता होता है उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न देखने में आसान लगता है लेकिन गलतियां होती हैं। जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता मतलब खरीदने वाला एक है और बेचने वाला भी एक है तो उसे बाजार की कौन सी स्थिति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं द्विपक्षीय एकाधिकार, सभी लोगों का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है, तो इस प्रकार की बाजार की स्थिति को द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जिस बाजार में केवल एक क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस बाजार में केवल एक क्रेता मतलब खरीदने वाला एक है और बेचने वाले कई सारे हैं, इसका उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जिस बाजार में केवल एक क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रेता अधिकार होता है ना, कि क्रेता के पास पूर्ण आजादी है कि वो किसी से भी खरीद सकता है, मतलब एक खरीदने वाले हैं बहुत सारे बेचने वाले हैं। सो क्रेता अधिकार बाजार की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पे दो तीन बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को होती है। 2 अक्टूबर 1952 को होती है और ये अमेरिका की विचारधारा है। बार बार आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई, अमेरिका से ली गई। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना। मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना। समग्र विकास करना इसका मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, हर चीज का विकास करना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि मौन क्रांति की संज्ञा किसे दिया जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ही मौन क्रांति की संज्ञा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। समग्र विकास का मतलब क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सबका विकास करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ली गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि बड़िकवादी विश्वास करते थे। ये जो बड़िकवादी थे ना, ये एडम स्मिथ से पहले आते हैं, अर्थात 16वीं शताब्दी के आसपास ही आते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के पास ही आते हैं। ठीक है, बड़िकवादी जब एडम स्मिथ आते हैं, तो एडम स्मिथ जब आते हैं तो अर्थशास्त्र को एक नई दिशा मिलती है, लेकिन उससे पहले एडम स्मिथ से पहले ये बड़िकवादी थे। और जो बड़िकवादी थे ना, इनका ये अमीरी का आधार बहुमूल्य धातुओं को मानते थे, जैसे सोना को मानते थे। ठीक है, सोना मानते थे, हीरा मानते थे। इनका मानना ये था कि हमें सोना, हीरा, चांदी अर्थात जो बहुमूल्य धातुएं हैं उसे हमें अपने पास रखना है, अर्थात बहुमूल्य धातुएं
अमीरी का निशान हुआ करती थी 16वीं शताब्दी के समय में। तो जो बड़िकवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने में अपना विश्वास जताया। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोगों से एक दो जनरेशन पहले था, हम लोगों से पहले की जो जनरेशन थी वो लोग सोना वोना में बड़ी विश्वास रखते थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि हीनार्थ प्रबंध का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है। हीनार्थ प्रबंध का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है। अब हीनार्थ प्रबंध को और किस नाम से जाना जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। हीनार्थ प्रबंध को और किस नाम से जाना जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। और घाटे की वित्त व्यवस्था कब अपनाई जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था कब अपनाई जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था तब अपनाई जाती है। पहले तो ये आप जानिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय को करता है, ठीक है। अर्थात सरकार को जितनी इनकम हो रही है उससे ज्यादा सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा व्यय कर रहा है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रहा है। और घाटे की वित्त व्यवस्था कब अपनाई जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था तब अपनाई जाती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी आता है, मंदी आता है, ठीक है। तो मंदी से निपटने के लिए सरकार जब आय से ज्यादा व्यय करता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो एक तरफ मांग में वृद्धि होती है और दूसरी तरफ पूर्ति अर्थात उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जब मांग व पूर्ति बढ़ता है तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इजी सी बात है, इंपॉर्टेंट सी बात है, खूबसूरत सी बात है कि हीनार्थ प्रबंध क्या होता है। तो हीनार्थ प्रबंध को घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। और घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में मुद्रा को व्यय करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ सके। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग मांग को बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति में भी वृद्धि होगी और मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों में भी तो वृद्धि देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट। और जब मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा और अमूमन ये मंदी के समय में अपनाया जाता है। अगला, एक प्रगतिशील कर क्या करता है भाई। अब करों के प्रकार आपको जानना चाहिए। प्रगतिशील कर क्या होता है, प्रतिगामी कर क्या होता है, अनुपातिक कर क्या होता है, अधोगामी कर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है, सो इजी सी बात है। प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जिस तरीके से आपकी आय बढ़ती है ना उसी तरीके से कर की दर में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी तरीके से कर की दर में भी वृद्धि होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना कि आय वृद्धि होने पर कर ऊंची हो जाती है, तो बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा होता है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर में क्या होता है, तो प्रतिगामी कर ऐसा कर होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतना तेजी से कर की दर नहीं बढ़ती है, ठीक है, कर दर नहीं बढ़ता है। दो तीसरा क्या होता है, अनुपातिक कर। अनुपातिक कर समाज के सभी वर्गों पे समान रूप से लगाया जाता है। चौथा होता है अधोगामी कर। अधोगामी कर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद आपकी आय जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। तो चारों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये सब, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कर को कीमत में जोड़ दिया जाता है कब। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, लेकिन इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत करते हैं। कर को कीमत में कब जोड़ा जाता है, सो इजी सी बात है, पूर्ति अगर जो लोचदार है, इजी सी बात है ना कि पूर्ति अगर जो लोचदार है अर्थात अगर जो एज अ उत्पादक कोई उत्पादक अपनी पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन में कमी या वृद्धि कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो गवर्नमेंट उसके ऊपर कर लगाती है तो वो क्या करेगा,
कर को कीमत में जोड़ देगा, अर्थात अपने वस्तु की कीमत महंगी करके मार्केट में बेच देगा। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला है कि जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो इस आधिक्य को क्या कहा जाता है? जब सरकार अपनी आय से ज्यादा, देखिए मांग अगर जो लोचदार है, बात को ध्यान से समझिएगा, मांग और पूर्ति दोनों समझना पड़ेगा आपको। मांग अगर जो लोचदार है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर का भार क्रेता विक्रेता वहन करेगा। मांग लोचदार है तो विक्रेता, मांग बेलोचदार है तो क्रेता, पूर्ति लोचदार है तो विक्रेता और पूर्ति बेलोचदार है तो क्रेता। ठीक है, सॉरी, पूर्ति अगर जो लोचदार है तो क्रेता वहन करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये चारों बात जरूरी है। जब सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो इस प्रकार के आधिक्य को क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को अगर जो आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो अलग अलग आपको उत्तर मिलेगा। ये भी प्रश्न एक कंट्रोवर्सी लिए हुए है, लेकिन अगर जो आप ठीक से इस बात को देखेंगे तो सरकार की आय और व्यय के बीच का जो अंतर निकाला जाता है ना, उसका संबंध किससे होगा? उसका संबंध राजकोषीय घाटे से होगा, है ना। अब आप कहेंगे सर जी इसमें ब्याज नहीं है, लेकिन हाँ क्या हुआ? ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न की प्रकृति यहाँ पे थोड़ी सी अलग है कि जब कोई सरकार अपनी आय से ज्यादा व्यय कर रहा है तो ये क्या होगा? ये राजकोषीय घाटा होगा। कई जगहों पे आप बजट घाटा भी इसको देखेंगे, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। आयोग का मैं उत्तर बता रहा हूँ, इस प्रश्न में अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग उत्तर की देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जनांकीय लाभांश पद का प्रयोग किया जाता है। जनांकीय लाभांश का मतलब क्या होता है बताइए? जनांकीय लाभांश क्या होता है? जनांकीय लाभांश क्या होता है? तो जनांकीय लाभांश का मतलब ये होता है कि आपकी कार्यशील जनसंख्या बढ़ रही है, और किसी देश की कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग, 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग, यही तो आपकी जनसंख्या लाभांश होता है ना। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि युवा जनसंख्या तथा घटती हुई आश्रितता अनुपात, आश्रित कौन होता है? अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आश्रित कौन होता है। तो आश्रित वो लोग होते हैं जो बच्चे 14 वर्ष से कम के हैं, 14 वर्ष से कम, जो 14 वर्ष से कम के हैं और 60 वर्ष से ऊपर के हैं, 60 वर्ष से ऊपर के हैं। हम कहते हैं ना कि देखिए अगर जो किसी अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो उसमें युवा जनसंख्या बहुत जरूरी होती है, अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो बहुत जरूरी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी अगला कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुआ था? सो इजी सी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 में हुआ था, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था, और इस योजना को किसने चलाया था? उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 500 से ज्यादा है, जहाँ पे जनसंख्या 500 से ज्यादा जनसंख्या है और उस वह क्षेत्र मरुस्थली है, पहाड़ी है, या ऐसा क्षेत्र है जिसकी कनेक्टिविटी शहर से डायरेक्ट नहीं है, तो मरुस्थली, पहाड़ी और अन्य क्षेत्र जहाँ पे 500 से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और वहां से शहर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है,
तो वैसी जगहों को डायरेक्ट शहरों से जोड़ने का कार्य किया गया इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, थोड़ा सा करिए सुमेलित। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1999 में, अर्थात पहला का एक। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अगर जो बात करें तो 1957 में, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1993 में। और स्वर्ण जयंती ग्रामीण गृह वित्त कार्यक्रम की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। तो जितने लोग भी 1 2 3 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, किस पे आधारित है भाई? भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पे आधारित है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, लघु उद्योग का मतलब ये होता है कि ऐसा उद्योग, ठीक है, ऐसा उद्योग जो 5 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर करता हो। 5 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ तक अगर जो कोई उद्योग वार्षिक टर्नओवर कर रहा है तो उसे हम लोग लघु उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात किससे इसका संबंध किससे हो जाएगा? निवेश से हो जाएगा ना। 5 करोड़ से 75 करोड़ अर्थात मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश पे। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आयोजन में कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है? कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर क्या होता है? बहुत बार आप पढ़ते हैं, बताइए। तो देखिए, कोर सेक्टर का मतलब होता है कि आपके देश के जो आधारभूत उद्योग हैं। कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे उद्योग जो आपके देश के आधारभूत उद्योग हैं। इसमें 8 उद्योग सम्मिलित किए गए हैं। 8 उद्योग, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, लिख भी लीजिएगा, जिसमें भारत के 8 कोर उद्योग हैं। पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है पेट्रोलियम, पांचवा है उर्वरक, छठा है इस्पात, सातवां है सीमेंट, ठीक है, और आठवां है विद्युत। तो याद रखिएगा कि भारत के कोर सेक्टर में 8 आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा पेट्रोलियम, पांचवा उर्वरक, छठा इस्पात, सातवां सीमेंट, आठवां विद्युत। तो ये ध्यान में रखिएगा, सीमेंट कोर उद्योग में आता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला, ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है। ऋण जाल क्या होता है भाई? ऋण जाल क्या होता है? ऋण जाल क्या होता है बताइए। ऋण जाल, कुछ लोग बोल रहे हैं सर जी बफरिंग हो रहा है। मैं क्या करूं यार, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, टावर लगवा दूंगा, और क्या। और मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक करिए। क्या उत्तर आ रहा है?
ऋण जाल की समस्या। ऋण जाल क्या होता है, कोई बताया मुझे थोड़ा आसान भाषा में कि ऋण जाल का मतलब क्या होता है। तो ऋण जाल का मतलब ये होता है कि आप ऋण चुकाने के लिए ऋण लें, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने रूस से 5,000 करोड़ रुपए ऋण लिया है, और जो जब रूस ने ऋण दिया था तो कहा था, आपने कहा था कि हम 5 साल बाद वापस कर देंगे, लेकिन अभी भी सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा वापस कर दें। तो जब ऋण देने के लिए ऋण लेना पड़े तो हम कहेंगे कि ऋण जाल की समस्या आपके देश में उत्पन्न हो गई है ना। ऋण जाल का मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई देश ऑलरेडी ऋण में है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पे ऑलरेडी इतना कर्जा है कि वो कर्जा लेकर के कर्जा भरता है। तो ऋण जाल का मतलब ये होता है कि आपने पहले से ही ऋण ले रखा है और उस ऋण को चुकाने के लिए आप फिर नया ऋण ले रहे हैं, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण जाल बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि विदेशी ऋण घरेलू ऋण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऋण जाल एक ऐसी समस्या है ऋण जाल एक ऐसी समस्या है जहां पे सरकार ऋण चुकाने के लिए नए ऋण को लेती है, अर्थात विदेशी ऋण घरेलू ऋण से अधिक हो जाए। अगला प्रश्न है कि शेष क्या होता है। शेष क्या होता है भाई, ठीक है, शेष क्या होता है, शेष क्या होता है ऑप्शन नंबर। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि शेष एक विशिष्ट उद्देश्य कर है, अर्थात शेष जो होता है ये इस प्रकार का कर होता है कि जब सरकार कर लगाती है तो जो पैसा आता है उस पैसे को वो एक निश्चित जगह पे खर्च करने वाली है, अर्थात सरकार सरकार इस उद्देश्य से कर लगाती है कि यहाँ से जब पैसा हमारे पास आएगा तो स्पेसिफिक हम इस जगह पे पैसा खर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सरकार को लगता है कि हमें शिक्षा का विकास करना है, ठीक है, तो शिक्षा के विकास करने के लिए सरकार अगर जो कर की मात्रा को बढ़ाती है तो जो पैसा आएगा वो पैसा सरकार फिर कहाँ, कर के माध्यम से जो पैसा आएगा वो पैसा सरकार कहाँ भी करे, वो पैसा सरकार क्या करेगी, कर शिक्षा पे ही खर्च करेगी। अर्थात सरकार को अगर जो ये लगता है कि हमें शिक्षा का विकास करना है और शिक्षा का विकास करने के लिए हमें कर की जरूरत, हमें पैसे की जरूरत है, तो सरकार उस पर क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो टैक्स लगाती है और जब सरकार को आय प्राप्त होता है तो सरकार शिक्षा का विकास करे, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसे अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या उत्तर आ रहा है, आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये टावर वाली कंपनियां क्या करती हैं। एक समय जब जियो की कंपनी आई थी और 4G नेटवर्क ये प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या चल रहा था, स्पीड बहुत तेज चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था। और अब धीरे धीरे क्या हो गया कि अब आप 5G का भी रिचार्ज कराइए, 4G का भी रिचार्ज कराइए, लेकिन यूट्यूब भी आप चलाएंगे तो वो क्या कर रहा है, वो ठीक तरीके से यूट्यूब भी नहीं चल रहा है। तो ये कंपनियों का मेथड है भाई कि आप अगर जो 3G में है तो 4G में जाइए, 4G है तो फिर 5G में जाइए, है ना, और सबके रिचार्ज महंगे कर देंगे। तो ये तो बिजनेस की स्ट्रेटजी है। ऑप्शन नंबर डी बीमा नहीं आता है ना, डी बोल रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत में भारत में निम्नलिखित में से अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बीमा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अवस्थापना में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यातायात है, संवहन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संगठनात्मक सुधार है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी। तो इजी सी बात है, भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सोवियत मॉडल पे आधारित थी। और यही ये किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था,
तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भाई? 56 से 61। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास करना, भारी उद्योगों का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होता है भाई? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि समानांतर अर्थव्यवस्था की कोई उस तरीके से परिभाषा तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सामान्यतः काले धन की अर्थव्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। काले धन की ही अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और काला धन क्या होता है? काला धन ऐसा धन होता है जो गैर वैधानिक तरीके से मुद्रा का अर्जन होता है, इसी प्रकार की मुद्रा को ही हम लोग काला धन बोलते हैं। या ऐसी मुद्रा जो आप बिना टैक्स चुकाए अपने पास रख रहे हैं, उसे ही क्या हम बोलेंगे? काला धन बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं तब तक सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, सभी प्रकार के अर्थशास्त्रों को आप ध्यान में रख नहीं पाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है, हिंदी माध्यम में ही मैं पढ़ाता हूँ। सिंपल सटीक साधारण भाषा में इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस आप मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मुझे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए, क्योंकि आपको बैच में इनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स के या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड पीजीटी, D++ भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार।